अच्छा, लास्ट हम एस ब्लॉक पढ़ रहे थे और एस ब्लॉक शायद इनकम्प्लीटेड रखा था ना कुछ। देख लें थोड़ा एक बार कौन कौन करा दी। ठीक है, सो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो हमने लास्ट कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है इनके बारे में। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वे कहलाते हैं। द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। दे आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। ग्रुप फर्स्ट एल्केली मेटल्स एंड ग्रुप सेकंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। प्रॉपर्टी में सॉफ्ट मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड, तो ये सॉफ्ट मेटल्स के एग्जाम्पल हैं ना। सॉफ्ट मेटल में एक कैटेगरी और आती है आपकी, एक तो ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये भी सॉफ्ट हैं, बहुत हार्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी ये जिंक, कैडमियम और मरकरी, मरकरी तो लिक्विड है, जिंक कैडमियम भी सॉफ्ट मेटल में ही होते हैं आपके। तो ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, और जो चीज़ जल्दी मेल्ट होगी वो उतनी जल्दी बॉयल भी हो जाएगी। तो लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इसलिए क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे उतनी जल्दी रिएक्शन भी करेंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं, रिएक्टिव भी होते हैं। आयन अगर बॉन्ड बनाने की बात करें तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1 एंड +2 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कैसी होती है, लो होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी से मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही बड़ी आसानी से निकाल देते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए इनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और 7th नंबर का है। चलिए, तो 7th नंबर का पॉइंट डालिए। देखिए, जितने भी एल्केली मेटल्स हैं और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जो क्रैकर्स आते हैं आपके पटाखे वगैरह, उनमें सबसे ज़्यादा यही मेटल्स भरे जाते हैं आपके, इनका पाउडर भरा जाता है। ख़ास बात ये है कि ये मेटल डिफरेंट कलर शो करते हैं आपके। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात कर दें तो सोडियम आपका गोल्डन येलो कलर शो करता है। तो जैसे किसी क्रैकर्स में आपको गोल्डन येलो कलर चाहिए तो आप सोडियम को फिल कर सकते हैं आप। ऐसे दूसरे मेटल से जबकि सबके अलग अलग कलर होते हैं आपके। जैसे कि लिथियम का कहते तो हल्का आपका पिंक टाइप का, रेड टाइप का होता है, जैसे प्याज का कलर होता है ना, उस टाइप्स का इसका कलर आता है। तो अलग अलग मेटल्स के अलग, सीजियम भी कलर शो करता है और वहाँ पर भी कलर शो करते हैं। लेकिन सिर्फ 2 मेटल्स हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में जो कलर शो नहीं करते, दैट आर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये ध्यान रखिएगा। और ये कलर इसलिए नहीं शो करते, कलर आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, आपको मेन चीज़ समझना। कलर कभी भी आपसे पूछ ले कलर क्यों शो करे, खूब क्वेश्चन आते हैं। तो कलर कोई चीज़ तभी शो कर सकती है जब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो एंड डी एक्साइटेड हो। जब वो एक्साइटेड होंगे तो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, और जब डी एक्साइटेड होंगे तो उसी ली हुई एनर्जी को क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। अब ये जो एनर्जी ने रिलीज की, ये विजुअल स्पेक्ट्रम के जिस रीजन में आपकी इमिट होगी वही कलर आपको दिखने लगेगा। तो कोई भी एलिमेंट अगर कलर शो कर रहा है तो उसका मेन रीजन है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन वन वर्ड वी कैन से ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कलर शो नहीं कर रहे तो पक्का है इनमें ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता होगा। इसमें एक्सेप्शन ये है कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ती है। एक्सेप्शन है, क्यों वो बाद में बताएंगे। तो क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड नहीं करवा पाते और डी एक्साइटेड, इसलिए ये दोनों कलर शो नहीं करते हैं, कलरलेस होते हैं। बाकी सभी आपके एल्केली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, हर एक एल्केली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या शो करता है आपका, कलर। जब उनको जलाया जाता है तो उनको कलर शो करते हैं आपके। और सबसे ज़्यादा जो आपके क्रैकर्स में यूज होते हैं यही मेटल्स यूज होते हैं आपके। तो लिखिए जो बारूद होता है वही मेटल नहीं, वो फिर उसके लिए अलग होते हैं। जैसे RDX होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, पिक्रिक एसिड होता है, TNT होता है। और जनरली बारूद में सेल्यूलोज एसीटेट होता है आपका, जो बारूद वगैरह होते हैं। कई यूरिया से भी एक्सप्लोजिव बन जाते हैं आपके, तो किसी भी फॉस्फोरस से भी एक्सप्लोजिव बन जाते हैं आपके। लिखिए इसमें प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कलर इन बुनसन फ्लेम, इन बुनसन फ्लेम। बुनसन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लेम भी लिख सकते हो आप। प्रोड्यूस कलर इन बुनसन, बुनसन कुछ नहीं है। बुनसन साहब ने लेबोरेटरी में बर्नर्स के अरेंजमेंट का एक सीक्वेंस बताया था, जिसमें कई सारी बर्नर्स को सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, तो इन्हीं को बुनसन सीक्वेंस कहते हैं। और इन बर्नर में जब आग लगती है तो इनको कहते हैं बुनसन फ्लेम। आप लोग कभी लेबोरेटरी में जाओ तो आप देखोगे लेबोरेटरी में इस प्रकार की रखी रहती हैं और सभी एक पाइप से कनेक्टेड रहती हैं। दे आर द बुनसन फ्लेम। इनको बुनसन फ्लेम, बुनसन कोई स्पेशल प्रकार की फ्लेम नहीं है कि आप सोचे कोई अलग प्रकार की आगे। अब जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ये स्पेशल टाइप की फ्लेम होती है। जो हाइड्रोजन की प्रेजेंसी में जो फ्लेम होती है वो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, और ये फ्लेम नॉर्मल फ्लेम से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। इतनी प्रोड्यूस करती है कि आपके मेटल तक को गला सकती है। एक होती है थर्माइट फ्लेम। थर्माइट फ्लेम से क्या किया जाता है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, उनके एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से थर्माइट फ्लेम से जोड़ा जाता है, थर्माइट मिक्सचर लिया जाता है। एसिटाइलिन फ्लेम, उससे भी बिल्डिंग की जाती है आपकी। तो ये फ्लेम स्पेशल है। इस बुनसन फ्लेम का मतलब कोई स्पेशल फ्लेम नहीं है। प्रोड्यूस कलर इन बुनसन फ्लेम एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना, आगे भी आपसे हम पूछेंगे कौन कौन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये आपको अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है इस ब्लॉक में, इनको हम बहुत डिटेल में इनका प्रॉपर आंसर लिखवाएंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट। इम्पार्ट मतलब रिलीज करना, डू नॉट इम्पार्ट और डू नॉट शो कलर इन बुनसन फ्लेम। हम आपका आंसर तो पूरा यही एक वर्ड में ख़त्म कर देते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कलर इसलिए शो नहीं करते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई। ये पूरा आंसर लिख दिया बच्चों ने, यही इसका आंसर है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। लेकिन इसका सेंस अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम आपको जिस दिन आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा देंगी तो चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। एक नॉर्मली आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ, आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। हर एक चीज़ लिखवाने वाले हैं हम आपको, जो साइड पे लिख रहा है वो सब कुछ आने वाला है। तो प्रोड्यूस कलर इन बुनसन फ्लेम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 8वां पॉइंट, चीज़ों को आपको समझना है। हम कह रहे हैं जितना आप लिख रहे हो उससे भी ज़्यादा फोकस समझने पे होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनको रिडक्टेंट भी कह सकते हो। वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एनीवन नोज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? और रिडक्शन में हाइड्रोजन, कोई एक बोलो, चलो पहले अनुष्का बोल रही है। सर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन घटता, ऑक्सीजन बढ़ता। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो सकती है। और कोई इसके अलावा पता किसी को? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन होती है। हाँ, ये तुम्हें पता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पूरा आप ऑक्सीडेशन के नट बोल्ट पूरे जान जाओगे। आप अपनी ऑक्सीडेशन कराना चालू कर दोगे रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा वेट चाहिए। ऑक्सीडेशन का क्या क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन की ज़रूरत अभी नहीं है आपको। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हो, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। कुछ लिखना नहीं है बच्चों, बाद में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ सुन लीजिए। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके अलावा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये सब ऑक्सीडेशन ही कहलाते हैं। आपके 4 डेफिनेशन। इसके अलावा जो डेफिनेशन अब आपको पता होनी चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे अब हम रिडक्शन की बात कर दें, रिडक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें जो चीज़ निकल रही है वो चीज़ उस पर क्या होने लगती? ऐड। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये क्या है? रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या है? रिडक्शन। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिडक्शन की, वो
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो आपको अभी इन सब में किसी के लिए ज़रूरत नहीं है, ये पूरी डिटेल में पूरा चैप्टर ही है आपका रेडॉक्स रिएक्शन नाम का, तो वहाँ पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। लेकिन एक डेफिनेशन आप लोग ज़रूर लिख लें एक छोटी सी कॉपी के ऊपर। आज का आपको ये जरूर पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिडक्शन कहलाता है। ये आप अभी कहीं कॉपी के ऊपर लिख लिया और इसको ध्यान रखना, ये सबसे फेमस डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, क्योंकि जब आप सेल वगैरह पकड़ोगे, सेल पढ़ोगे आप, तो वहाँ पर आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसलिए सेल सेल स्नेल नहीं बेटा, वो थोड़ा सा स्लिप हो गई थी टर्म। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो थोड़ा ध्यान से, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर पहले, बाद में सुनना, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे हमने लिखा जिंक और ये लिखा कॉपर +2, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो जिंक पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2 का। और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो उसका +2 कैसा हो जाएगा? ख़त्म। समझिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो Zn+2। और यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कैंसिल, तो वो क्या हो जाएगा? कॉपर। तो हम साफ साफ कह सकते हैं इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसका क्या हुआ है? अब बहुत बड़ी बात, पहले हम आपको एक रटंत विद्या बताते हैं, फिर उसका समझंत विद्या पे भी आते हैं। सीधे ध्यान रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्टा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? उल्टा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऐसा कैसे क्यों होता है? देखो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाले और वो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता तो इसका रिडक्शन नहीं होता ना, तो इसके रिडक्शन को किसने कराया? इसने। तो ये रिडक्शन कराने वाले, जैसे LIC तुम्हारी हुई और की हमने, तो LIC एजेंट, LIC तो इसकी हुई लेकिन की हमने, तो हम कहलाएंगे LIC एजेंट। इसी प्रकार रिडक्शन तो इसका हुआ लेकिन रिडक्शन कराया किसने? इसने। तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता, इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ है लेकिन इसने दूसरे का क्या कराया? रिडक्शन। तो एक इसका ऑक्सीडेशन हुआ है लेकिन एजेंट कौन सा कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा देखते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो रिडक्शन, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इससे, तो इसका इसने क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन। तो इसने अपना तो रिडक्शन कराया लेकिन सामने वाले का क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप, ये तो समझने वाली बात हो गई। अब ध्यान रखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिसका रिडक्शन होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग। तो ये एल्केली मेटल्स कैसे एजेंट है? मतलब ये बड़ी आसानी से क्या देते होंगे? और आप जानते ही हो कि सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ये सबसे आसानी से क्या दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इस बात में नहीं है कि सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट ये हैं, इसमें नहीं है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसमें है कि आपसे अगर हम पूछें कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप क्या बोलने वाले हो? सीजियम। इसका आंसर ऐसे आया क्योंकि आप जानते हो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन एक गलत है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो सबसे बढ़िया यही है, लेकिन जब आपकी सेल रिएक्शन होती है तो पर्टिकुलर एक सोल्यूशन में होती है। सोल्यूशन में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। सोल्यूशन में जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है वो लिथियम। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जितने भी एलिमेंट्स है, एक्वस सोल्यूशन में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देता है? तो ये है मोस्ट, या हम कह सकते हैं हाईएस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। हम यहीं पर आपके ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखो ये एक छोटी सी लाइन समझाने के लिए आपको कितना सारा सब कुछ बताना पड़ा। तो आप समझ रहे हो कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनका क्या होता होगा? ऑक्सीडेशन, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब
इससे आसानी से बैटरी में, मोबाइल की बैटरी में या गाड़ी की बैटरी में, 2 वोल्ट की बैटरी में, 200 वोल्ट की बैटरी में, इन्वर्टर में, कहीं भी इससे अच्छा नहीं हो सकता। आप लोगों ने सुना होगा, अब मोबाइल में कौन सी बैटरी लगती है? लिथियम आयन की बैटरी लगती है, सब लोगों ने सुना होगा आपको। ये बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ध्यान रखिएगा। तो लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग अपनी बैटरी में, जैसे मोबाइल आप खोल के देख सकते हो, बैटरी में लिखा होगा साफ साफ लिथियम आयन बैटरी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा रहता है लिथियम आयन की। लगभग 99% सभी बैटरी लिथियम आयन की बनती हैं। हाँ, खुलने वाले भी हैं, जनरली एंड्रॉयड और स्मार्टफोन नहीं खुलते हैं, बाकी सब खुल जाते हैं। डब्बा फ़ोन भी तो आ रहे हैं, खुल जाते हैं, हमारे पास है, खुल जाता है, खुल जाता है, खुल जाता है। कीबोर्ड वाला है ना, हाँ, टच है। अच्छा, तो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या आप लोगों को बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? बेस्ट, इसकी जितनी क्षमता किसी के पास नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। मतलब इसका क्या होता होगा? रिडक्शन, तो सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लेता है। ये सब चीज़ें बच्चों हमें पता है, अभी आपको बहुत अच्छे समझ में नहीं आ रही होगी, तो हम आपको इसका सीधा आंसर दे रहे हैं, हम अभी आपको समझा भी नहीं रहे हैं। जब हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो पूरे हर एक पार्ट आपको बताएंगे हम। ये तो हम आपको देते जा रहे हैं। तो ये वाला समझ में आया कि ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, और ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये सबसे आसानी से अपना क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। ये बात आप, जितने भी सोलर सेल हैं या सोलर बैटरी हैं, जितने भी जहाँ पर भी कंडक्टिविटी का काम हो रहा होगा, जनरली बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, तो यही मेटल्स लिए जाते हैं। लेकिन देखो एक्सेप्शन बहुत है, कंडीशन, जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ लिया जाए तो वो सिल्वर है। सिल्वर से अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कोई नहीं है। सेकेंड नंबर पे कॉपर है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है आपका, है ना। अब सिल्वर की वायर सब जगह इसलिए नहीं बिछाई जा सकती है, आपकी बहुत कॉस्टली है, प्लस उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, होल्डिंग पावर उसकी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा खींचने पर वो ढीला पड़ता जाएगा, लटक जाएगी। आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, होल्डिंग पावर बहुत अच्छी है, वो किस बड़ी से बड़ी चीज़ को भी टांगे रह सकता है और अपनी स्ट्रेंथ को वो नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, क्या आयरन की तो बनती है वायर, लेयर लगी रहती है आपकी, अगर प्योर आयरन की नहीं, एलॉय ऑफ आयरन की कह सकते हो, एलॉय से मिलके बनती है, उसमें कॉपर भी मिक्स रहता है, लेकिन आयरन जरूर डाला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाने के लिए। जो आपकी ये वायर होती हैं घर वाली, ये तो प्योर कॉपर की हैं, प्योर, या फिर एल्यूमिनियम की हैं। सिल्वर की तो आपको हमारे यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, नॉर्मल कोई बहुत बड़ा आदमी है तो घर में लगवाए हो तो बात अलग, लेकिन सिल्वर की वायर जिसके यहाँ भी लगी होगी उसके यहाँ शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होगा, जीरो रेजिस्टेंस होता है उसका, रेजिस्टेंस वो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करता है। हमारे जो ये बड़ी बड़ी वायर्स बिछी है जिससे लाइन आ रही है, वो सब किसकी बनी है? लोहे की, आयरन की है वो आपकी, ठीक है। तो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट हो गए। 9th नंबर का कोई पॉइंट देखें इसका, कौन सा पॉइंट लिखवा दिया अब इसमें आपको? आयनिक क्या? हाँ, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्या? हाँ, 9th नंबर का पॉइंट। और इसमें कौन सा रिड्यूसिंग हो गए, ऑक्सीडाइजिंग हो गए, कलर वाला हो गया, हाई आयोनाइजेशन लगती हो गई। हाँ, एक और लिख लीजिए, फॉर्म मोनोवैलेंट एंड डाइवैलेंट, फॉर्म मोनोवैलेंट एंड डाइवैलेंट मॉलिक्यूल। मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट से क्या मतलब है? जैसे कि हम कहें जो जितने भी आपके एल्केली मेटल्स हैं, ये सब कितने बॉन्ड बना सकते हैं? हाइड्रोजन तो एल्केली मेटल्स हैं नहीं, जैसे सीरियम की बात, लिथियम की बात कर ले, तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 1। तो एक कैसा बॉन्ड हो गया? मोनोवैलेंट। और जैसे हम बात कर लें आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी बात कर लें,
तो ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये कैसे हो गए आपके डाई वैलेंट हो गए। बिल्कुल वैसा ही है कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आती है +1, और ये 2 देता है तो इसकी क्या आती है +2। एज एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको। दूसरा ब्लॉक बाई वैलेंट, यस। मोनो हम एक साथ लिख रहे हैं ना इस ब्लॉक, इसलिए फॉर्म मोनोवैलेंट एंड डाईवैलेंट मॉलिक्यूल। मोनोवैलेंट एंड डाईवैलेंट मॉलिक्यूल ये बनाते हैं आपको, ठीक है। तो आप इसको सम अप करते हैं तो ये हो गए आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डाली हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारी एंड हो गई। अब हम क्या पढ़ने वाले, प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आपको एक बार पढ़ लेनी है और 5 6 प्रॉपर्टी याद हो जानी है। और हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये याद तक नहीं करनी पड़ेगी, अब ये चैप्टर आने वाले हैं तो ये अपने आप याद हो जानी है आपको। आप एक बार देखेंगे घर में और अपने आप सोचेंगे, प्रोसेस में आएंगे तो याद हो जाएंगे आपको। तो सेकंड हेडिंग है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी, उसमें बोला था कि द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लार्ज इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें एस ब्लॉक की जगह क्या लिख देंगे, पी ब्लॉक। लेकिन जब डी एंड एफ ब्लॉक की डेफिनेशन करेंगे तो हम ये जरूर बोलेंगे कि डी में तो एंटर करेगा लेकिन n-1 डी और एफ में बहुत बढ़िया। तो लिखिए द एलिमेंट्स whose atoms have their last electron, the elements whose atoms have their last electron in p ऑर्बिटल्स या p सब सेल, जो आप लिखना चाहें, इन p ऑर्बिटल्स। p सब सेल भी लिख सकते हो आप, क्योंकि p ऑर्बिटल्स किस में पाए जाएंगे, p सब सेल में ही पाए जाएंगे। तो आप p ऑर्बिटल भी लिख सकते हो, p सब सेल भी लिख सकते हो। द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स, आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसको आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाएगा वो हमारे कौन से एलिमेंट्स कहलाएंगे, p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। आयरा तुम्हें समझ में आया ये? अब कैसे इलेक्ट्रॉन p में जाएंगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। तो वो आपका छूट गया, इसलिए थोड़े कम समझ में आएंगे और धीरे धीरे करके हम कवर कराएंगे आपका। जैसे हमसे कोई पूछे कि फास्फोरस किस ब्लॉक का है, तो हमें तो वैसे भी पता p ब्लॉक का है, नहीं तो हम जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के उसको प्रूव कर देंगे। 5s2 2s2 2p 6 3s2 3p3 15 हो गए, 10 12 3 15। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p में। अंदर के कितना है, हम ये नहीं कह रहे कि p में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितने भी जा सकते हैं, लेकिन लास्ट तो पक्का ही p में जाएगा, उसके पहले के चाहे जहाँ भी जाए। तो वो ऐसे एलिमेंट्स हमारे कौन से कहलाएंगे, p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन GEC। जैसे हम इसका देखें, हम बोरोन का देखते हैं, कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से देखते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। 6 के 6 ग्रुप्स हो गए p के। तो इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 5s2 2s2 2p1। इसका 6 है तो ये क्या हो जाएगा 2p2
इसका 7 है तो क्या हो जाएगा 2p3, इसका 8 है तो 2p4, इसका 9 है तो 2p5 और इसका 10 है तो 2p और पीछे आपका S2 चला आएगा। ये फर्स्ट सेल खत्म हुई और सेकंड सेल, मतलब हर बार हम देखें तो 2s2 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 2s2, फिर P में 1 2 3 4 5 6, मतलब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S में होंगे आपके ऑलवेज 2 और P कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 से लेके 6 तक, है ना। तो अगर यहाँ पर सबका 2 2 आ रहा है तो यहाँ सबका 3 3 आएगा, यहाँ सबका 4 4, यहाँ 5 5 और यहाँ 6 6, है ना। लेकिन इसमें खास बात है कि जो P का नंबर होगा वही किसका होगा, S का, D जैसा नहीं होता है इसमें, है ना। तो इसको अगर हम N बोलेंगे तो ये भी क्या होगा, N ही होगा। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126, है ना, थोड़ा पास पास लिखते इतना दूर से, NS2 NP126, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आपको हर फैमिली का भी पता होना चाहिए और अलग अलग का भी। तो ये पहला पॉइंट हो गया GEC। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स लिख लीजिए, इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स। और जनरली हमारी 3 फिजिकल स्टेट क्या है ना, जिसमें एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल स्टेट, एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट। ये पॉइंट यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन फिर भी हम आपको जैसे एग्जाम्पल लिखवा दें, कार्बन पी ब्लॉक का ही है, ये क्या है सॉलिड, ब्रोमीन पी ब्लॉक का ही है, ये क्या है लिक्विड है। कोई भी गैस लिख लो जैसे Cl2 क्लोरीन इसी फैमिली का है, लेकिन ये क्या है गैस, Br2 के फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों फिजिकल स्टेट पाई जाती, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर हम एल्केली मेटल्स की बात कर लें एस ब्लॉक की, तो उसमें सॉलिड हैं आपके और गैस। फिर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ये तो लिक्विड है, सीजियम लिक्विड है, फिर लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड नहीं है। अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का ज़्यादा हुआ तब ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। जैसे मरकरी को तो आप जानते हो ऑलवेज लिक्विड, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। कौन सा, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 29.9 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस भी हुआ तो ये मेल्ट हो जाता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37, तो अगर गैलियम को आप अपने हाथ पे रख लोगे तो वो मेल्ट होना चालू हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपके हो गए एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, जनरली ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, आयनिक भी बनाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन परसेंटेज किसका ज़्यादा है, कोवैलेंट का। मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। और आपको इसमें से एक एलिमेंट पता है जिसने तो आप इतने कोवैलेंट कंपाउंड बनाए हैं कि उसने अपनी केमिस्ट्री बना डाली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी कार्बन के ऊपर बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तक आप सांस लेते हो तब तक कार्बन नए 100 मॉलिक्यूल्स और बना देता है, दिन रात उसके मॉलिक्यूल्स। और उसका कारण क्या है, कार्बन में बहुत अच्छी पाई जाती है कैटिनेशन पावर। जानते हो कैटिनेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। किसी भी एलिमेंट्स की बॉन्डिंग फॉर्म करने की जो टेंडेंसी होती है अपने साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ये सबसे ज़्यादा कार्बन में है, कार्बन जितनी किसी में भी नहीं है। नहीं, ऑक्सीजन का बताओ कोई मॉलिक्यूल हमें जिसमें 3-4 ऑक्सीजन एक साथ जुड़ी हों। कार्बन के पूछो आप, ढेर सारे हैं, है ना। तो ये तो कार्बन, ये तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी चेन है। हम आपको यहाँ नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे ना। तो मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स हम किन्हें कहेंगे, सुनते जाओ बच्चों। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, जैसे हमने कहा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन हमने पूरा दे दिया प्रांजल को,
तो हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हम पे पॉजिटिव आ जाएगा, प्रांजल पे नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाएगा, ये आयनिक बॉन्ड है। अब हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, प्रांजल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ना हम अपना इलेक्ट्रॉन उसको देंगे ना वो हमें देगा, हम दोनों बीच में शेयर कर लेंगे। तो जो शेयर करके जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कभी भी आपको ऐसी डंडी खींची दिख जाए